अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने पढ़ना ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब याद रखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन है किन रिएक्शन के लिए। पहले नंबर पर ये याद रखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किन के लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब रिवर्सिबल रिएक्शन होते कौन से हैं? जैसे हमारे पास रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा फिर क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दे रहे होते हैं। सही है। जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन। पहले नंबर पे आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। अच्छा, अब लॉ ऑफ मास एक्शन का फ़ायदा क्या था, क्यों दिया गया, इसकी रीज़न क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होता है, कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होता है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। सही है। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लॉ है। सही है। आप यूरिया फॉर्मेशन पढ़ लो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। अब आपने मुख्तलिफ चीज़ें मिला दी हैं, अब खाद कितनी देर में तैयार हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितने हम रिएक्टेंट डालें, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन से। सही है। तो अब इस बंदे ने एक सिंपल सी बात कही थी। इस लॉ को देने वाले पहले नंबर पे साइंसदानों के नाम याद रखिएगा। दो नाम हैं, गोल्डबर्ग एंड वेज। और लॉ ऑफ मास एक्शन किस सन में दिया गया, और ये सन पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुका है। 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया। तो ये पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आया हुआ है सन। पूरी बुक में से वह सन ये वाला है जहाँ पे जो एमसीक्यू के तौर पे पास पेपर में आ चुका है। तो 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक मैं सिंपल सी स्टेटमेंट लिखूंगा, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट of a chemical reaction, of a chemical reaction, chemical reaction जो रेट होता है ये क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, to the molar concentration of active masses of reactant, active masses of reactant। ले जी, ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। जो सिंपल बात मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो इस बंदे ने ये कहा, देखो दो तरह के मैं रिएक्टेंट ले लेता हूँ। पहले नंबर मैंने इतने रिएक्टेंट लिए, थोड़े से कम लिए, दूसरी दफ़ा मैंने रिएक्टेंट ले लिए ज़्यादा। क्या कर रही है? मैंने रिएक्टेंट को ज़्यादा ले लिया। अब कहता है कब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? इस लॉ के मुताबिक कहता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्लो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा ज़्यादा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन स्लो स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब इस बंदे कहने का मतलब ये था कि अगर आप रिएक्टेंट जितने ज़्यादा लोगे रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। ये लफ्ज़ है आसान। जितने आप रिएक्टेंट क्या लोगे, ज़्यादा लोगे, रिएक्शन की स्पीड भी इतनी ज़्यादा होगी। यही बात मैंने कहा, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, आसान ज़ुबान में। अब वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्टिव मैसेज। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? बच्चे एक्टिव मैसेज को समझिएगा। मैंने ना एक केमिकल रिएक्शन करवाया। ये मेरे पास सपोज कर लो आयोडीन है, ये वाली चीज़, ये क्या हमारे पास I2, और ये वाली चीज़ मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का साइज होता है छोटा से छोटा। सही है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ पे होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा 1 2 3, और इसके साथ 3 बड़े मॉलिक्यूल लग जाएंगे आयोडीन के, और हमारे पास बन जाएगा HI। ये क्या हमारे पास HI बन गया कुछ ना कुछ।
और इसके साथ हमारे पास 3 यूज़ हो गए, 2 वैसे के वैसे रह गए। अब ज़रा गौर करो इस रिएक्शन में हुआ क्या है। इस रिएक्शन में बेसिकली 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, सही है, और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। चलो मैं एक और कर लेता हूँ, ये किस तरह करके ना हमारे पास इसके साथ एक बड़ा सा लगा दो, ये वाला काम है। अब यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 बड़े जो यूज़ हुए हैं और छोटे कितने यूज़ हैं, 1 2 3 4, छोटे भी 4 यूज़ हुए हैं। रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, देखो सिर्फ इतना ही पार्ट आपका क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इतना ही पार्ट क्या बना रहा है हमारे पास है, प्रोडक्ट। जबकि ये इतना हिस्सा वो है जो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, सही है, ये हिस्सा ही नहीं ले रहा। जो चीज़ रिएक्शन में हिस्सा ले, ये जितना रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स, ये दोनों के दोनों क्या हमारे पास रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिव मैसेज सिर्फ इतना है, ये नीचे वाला रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, सही है। ये वाले बेसिकल रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करेंगे, कितनी चीज़ रिएक्शन में हिस्सा ले रही है। अच्छा ये बात होगी। अब इसके बाद ना मैं सपोज करता हूँ मेरे पास A और B हैं, ये दोनों मिल के हमारा बना देते हैं C और D। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जनरल मैं A B कोई भी चीज़ हो सकती है। देखो आप मुख्तलिफ रिएक्शन करवाते हो, A और B चेंज होते रहते हैं, मतलब H2 प्लस IA2, यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है और 2HI बन जाएगा, N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा 2NH3, 2NH3। यहाँ देखो रिएक्टेंट ये वाले हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट कहते हैं। बार बार आप रिएक्टेंट चेंज करो, इसलिए एक जनरल टर्म लगा लो AB और साथ में प्रोडक्ट लगा लो C और D। बच्चे मैं यहाँ पे अगर देखूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये दोनों की दोनों चीज़ें A और B कहलाते हैं हमारे पास रिएक्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाली 2 चीज़ें हमारे पास C और D क्या हैं, प्रोडक्ट है। भैया एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे की तरफ रिएक्शन जाता है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने एक बात सिंपल सी ऊपर कही है, जितने रिएक्टेंट यानी जितनी चीज़ें मिलने वाली होंगी, आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा, सही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये किसके होंगे, जितने रिएक्टेंट होंगे, सही है। तो मैं इनके इर्द गिर्द यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह की, सही है। ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है, मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है। और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट याद रखिएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, सही है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है और इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, सही है। अब आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इस तरह ज़ाहिर करोगे, F से मुराद होगा फॉरवर्ड और R से मुराद क्या है, रेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सेम एज इट आ जाएगा, A इंटू B। बातें समझते जाइएगा और नज़र वाइट बोर्ड पे हो, सही है। तो हमारे पास बन जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KFA इंटू B। और आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्विलिटी में चेंज करते हैं साथ में क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट कहते हैं कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है। अब इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर बात की जाए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। क्या मतलब, देखो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, हमने सिंपल सी बात यहाँ पे कही, जितनी चीज़ें मिलने वाली ज़्यादा होंगी, जितनी चीज़ें मिलने वाली ज़्यादा होंगी उतना ही रेट ज़्यादा होगा। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये वाली चीज़ें मिलेंगी और ये वाली चीज़ें बनाएंगी, मतलब रिवर्स में ये वाली चीज़ जो मिल रही होती है इनको रिएक्टेंट का नाम देते हैं। रिवर्स रिएक्शन में ये वाली चीज़ एज अ रिएक्टेंट काम करेगी, ये बात याद रखिएगा। ये वाली चीज़ें मिलेंगी और ये वाली चीज़ बनेगी रिवर्स में, पीछे की तरफ जब रिएक्शन आएगा, मतलब ये वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा, सही है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए R का यूज़ करोगे, छोटे R से मुराद है रिवर्स और बड़े R से मुराद है रेट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D।
आर आर इज इक्वल टू के आर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के आर है कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है आपको पता है, इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू आर होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा। अब आपके पास आर एफ की वैल्यू मौजूद है, आर एफ की वैल्यू है ये वाली, क्या है आर एफ की वैल्यू? ये वाली। उठा के यहाँ पर रखो के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब मैंने आर एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी है। आर की वैल्यू क्या? के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के को उठा के एक साइड में ले जाओ, के एफ ओवर के आर बन जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में क्या होगा? डिवाइड। सी डी वैसे रहेगा और यहाँ पे ए और बी इसके नीचे आ जाएगा, ए और बी इसके नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? के एफ ओवर के आर हमारे पास है कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ पे, और वो जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास होगा के सी। के सी बेसिकली होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऊपर वाली साइड में सी डी है और नीचे वाली साइड में ए बी है। नीचे वाली साइड में क्या हमारे पास? ए और बी है। अब ये वाला जो हो गया जी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बाद दफ़ा जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाता है। जनरल, अगर आपको सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन आता है तो जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। देखो क्या काम करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, आपने ए के साथ छोटा ए लगा देना, बी के साथ छोटा बी, सी के साथ छोटा सी और डी के साथ ये कर लोगे। ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स से क्या मराद है? देखो इसके साथ है 3, ये बी रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ है 1, ये ए रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ है 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी। अगर इसके बाद कोई और चीज़ होती है उसको डी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सही, मतलब बेसिकली स्मॉलर ए बी सी डी नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बाकी काम आसान है। बाकी में क्या करना है? ए की पावर में ए, बी की पावर में बी, ए की पावर में ए, बी की पावर में बी, ए की पावर में ए, बी की पावर में बी, सी की पावर में सी, डी की पावर में डी। छोटे लिखने याद रखिएगा, सी की पावर में सी और डी की पावर में डी। यहाँ पे ए की पावर में ए, बी की पावर में बी, सी की पावर में सी, डी की पावर में डी। सी डी ए बी, सी डी एंड ए बी। ये जनरल ऑफ मास सेक्शन हो गया। आपको जिस तरीके से भी लॉन्ग क्वेश्चन आए आप उसको कर सको, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर लॉ ऑफ मास सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।